अच्छा 26 देखें ज़रा। एन आंट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 12 सेकेंड्स, द एंगल फॉर्म इन 2 सेकेंड्स विल बी डैश। अच्छा अब एक बात ज़रा समझें, वो ये कह रहे हैं कि एक चूंटी जो है यानी कि एक आंट जो है वो एक कंप्लीट राउंड कर रही है 12 सेकंड्स के अंदर, और एक राउंड का मतलब ये है कि उसने एक सरकमफेरेंस मुकम्मल किया हुआ है। तो मुझे बताइए एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है। अब मुझे एक बात बताइए, एक कंप्लीट राउंड का मतलब ये है कि भाई वो 2 पाए मुकम्मल किया हुआ है उसने 12 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा क्या हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 1/6। ठीक है, और 1/6 को जो है वो हम पाई से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा पाई/6 रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, और अगर डिग्री में लिखूंगा तो 360 डिग्री अपॉन क्या कर जाऊंगा 12 कर जाऊंगा। अच्छा, और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर मैं एंगल को निकालूं ओमेगा टी करके तो इट बिकम्स पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा पाई/3 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बेटा पाई/3 का मेरे मतलब समझ लें, पाई/3 का मतलब है 180/3, और 180/3 का मतलब 60 है आपके पास, तो वो 60 डिग्री आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट आर द मेन अजम्पशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ द एटम। तो एक बात को जरा तफसीलन जरा सुने। देखिए हुआ ये था कि जब रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट दिए तो उसके अंदर इशू आया कि भाई रदरफोर्ड का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है विद सम एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है एनर्जी के साथ, तो उसका मतलब है कि वो मुसलसल एनर्जी रेडिएट करके निकाला जा रहा है। और अगर वो मुसलसल एनर्जी रेडिएट करके निकाला जा रहा है तो एक वक्त आएगा कि उसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब मामला तो खत्म हो जाएगा। और बोहर ने इसी पोस्टुलेट को जो ठीक किया था, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी लेवल में होता है, वो ऑर्बिट और शेल में नहीं होता। तो बोहर का कहना ये था, बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर नील बोहर का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट या शेल में नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट और शेल में नहीं होता, बल्कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल में होता है। और एनर्जी लेवल को उसने फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया था। ठीक है, अब देखिए अगर ऑप्शन ए पढ़े इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली व्हाइल ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, ये तो रदरफोर्ड का कहना था। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट विदाउट रेडिएशन एनर्जी, तो ये था ऑप्शन सी करेक्ट। उसने ये कहा था नील बोहर ने कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में है, फिक्स ऑर्बिट में है और वो स्पिन कर रहा है, तो वहां स्पिन करने के लिए उसको किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब वो ट्रांजिशन करेगा, जब वो किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा या हायर से लोअर पे आएगा तो उसी एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन वाइल ऑर्बिटिंग इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट उसको किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं है। 28 इफ द मास ऑफ अ पेंडुलम इज डबल व्हाट हैपेंस टू इट्स टाइम पीरियड। बेटा एक बात समझ लें कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल पेंडुलम का L/G, और इसमें मास की कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो ये मास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो रिमेन सेम। कह रहे हैं कि गिवन टू रेजिस्टर्स ऑफ अ सेम मटेरियल, वन विद डायमीटर D and length L, the other with diameter is 2D and the length 4L, what effects do the have on a resistivity। बेटा रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। क्यों, जरा एक बात समझ लें आप। रेजिस्टिविटी जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है या तो टेम्परेचर के ऊपर और नेचर के ऊपर। ये अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, लेंथ का चेंज होना, डायमीटर का चेंज होना, ये रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं करता है, ये रेजिस्टेंस को चेंज करता है। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो असल में नेचर कांस्टेंट है, वो आपके कंडक्टर के, वो आपके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज a डॉट b, जो है वो आपके पास गिवन है 2√3
और जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो आपके पास गिवन है 2। कह रहे हैं कि भाई एंगल बताते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। ए क्रॉस बी, इस वाली इक्वेशन को देखें, ये किसके बराबर होता है मुझे बताओ। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2√3। तो मैंने दोनों साइड्स पे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ए बी से ए बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1/√3 के बराबर। तो थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा 1/√3। टेंजेंट इनवर्स 1/√3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वेलोसिटी इज हाफ। बेटा जब वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहली बात यह बेटा कि आपका मोमेंटम रिड्यूस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन भी डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन जो है वो हाफ नहीं होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन रिड्यूस होगी। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, कि भाई हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो P = mv है असल में, तो अगर वेलोसिटी हाफ हो रही है तो मोमेंटम सबसे पहले हाफ हो जाएगा। 32 में क्या कह रहे हैं, इफ 10 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन नेट रेजिस्टेंस विल बी। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, रेजिस्टेंसेस की अगर हम लोग बात करें और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है और वो सेम है, ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो सेम है सबकी डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। मुझे बताइए 10 ओम के ही हमने 10 रेजिस्टर्स लगाए हैं, तो बेटा नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने अभी तक जो है वो 32 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कह रहे हैं। 33 में कह रहे हैं, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। भाई आपके पास जो है ना वो एक अदद जो है ना पीस ऑफ वायर थी, उसको हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। ये देखिए, ये आपके पास एक वायर थी, ये आपके पास एक वायर थी, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास एक वायर थी, आपने इसके 1 2 3 4 और 5 टुकड़े कर दिए। इसकी जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी वो R के बराबर थी। अब जो 5 टुकड़े कर दिए तो बेटा हर एक की लेंथ 5 गुना कम हो गई, तो R/5 इसकी रेजिस्टेंस, 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 हर एक की जो रेजिस्टेंस है वो 5 गुना क्या हो गई है बच्चे, कम हो गई है। अब अगर बच्चे हर एक की रेजिस्टेंस 5 गुना कम हो गई है और उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने उठा के उस सबको 5 टुकड़ों को पैरेलल में लगा दिया, एक टुकड़ा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हर एक को पैरेलल में लगा दिया, तो बेटा हर एक की रेजिस्टेंस R/5 है। तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम रेजिस्टेंसेस लगी हुई हो तो नेट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, R' से। तो R' इज इक्वल्स टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस सबकी कितनी है अभी, R/5, और कितने टुकड़े लगाए हैं, 5, तो 5 5 क्या बन जाएगा, 25। ठीक है, अच्छा ये R' अपॉन R है, ठीक है, ये R' अपॉन R है, तो R' अपॉन R मुझे बताइए, R यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1/25। ठीक है, तो ये R' अपॉन R का जो रेशियो है वो 1/25 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 था, ठीक है, जिसमें R' अपॉन R का रेशियो हमसे मांगा हुआ था, तो वो हम लोगों ने 1/25 आंसर दे दिया। अच्छा, 34 में क्या कह रहे हैं आपसे कि इफ वेक्टर P इज, तो वेक्टर P है हमारे पास, वो दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस ak, और जो आपके पास परपेंडिकुलर है Q वेक्टर के विच इज इक्वल्स टू 3i प्लस j माइनस k। कह रहे वैल्यू ऑफ ए बता दें। परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि बेटा डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऊपर भी मैं आपको सिखा के आया हूँ, तो ए डॉट भी 0 यानी कि P डॉट Q इज 0, तो P की जगह 3i माइनस 2j प्लस ak डॉट
Q की जगह 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो सबसे आसान होती है, क्योंकि आई वाली टर्म को, यानी कि हमेशा कॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना होता है। तो आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा 3 3 ज़ा 9 और आई डॉट आई इज 1 माइनस 2 प्लस जे, तो माइनस 2 प्लस ए माइनस ए, तो यह आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 और ए की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी 7 के। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि भाई दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और उन दोनों के दरमियान का एंगल मालूम करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एक वेक्टर ए है वो आपके पास है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और जो आपके पास वेक्टर बी है वो आपके पास दे दिया है 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप। कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी एंगल मालूम करने के लिए कहा गया होगा तो शॉर्ट ट्रिक जो आपके पास है वो ये है कि भाई आप दोनों वेक्टर्स को देख लें, दोनों वेक्टर्स के अंदर आपको कॉमन टर्म्स कौन सी नजर आ रही हैं। अच्छा, साइन भी कॉमन है या नहीं है मुझे बताइए। अगर मैं वेक्टर बी को देखूं तो वेक्टर बी मेरे पास है 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप। अगर मैं वेक्टर बी को गौर से देखूं कि इसमें से कुछ अगर कॉमन निकल जाए तो क्या वो वेक्टर ए बन सकता है? ये बताओ, अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूँ तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, ठीक है, और आपके पास 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये एग्जैक्टली वेक्टर ए है? बिल्कुल है। क्या साइन भी सेम है? सिर्फ नंबर नहीं, साइन को भी देखना है। बिल्कुल है। तो ये बन रहा है असल में b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, ऐसा ही है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर b जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए भी जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों की टेल टू टेल जो एंगल है वो असल में किसके बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के। ये बन गया आपके पास सी। 36 में क्या कह रहे हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन इंक्रीज्ड बाय। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो सकती है? ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो भाई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और अगर मैं, ये होता है फॉर्मूला एयर के लिए, और अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं तो ये बन जाता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आपको नजर आ रहा है कि एरिया इंक्रीज करूं तो मेरी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, तो बेटा एप्सिलॉन आर की टर्म ऐड हो रही है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस डिक्रीज कर दो, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, बिल्कुल। 37 देख लें, गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन। गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका गॉसेस लॉ का जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड। जो चार्ज आप इनक्लोज्ड कर रहे हैं, इनक्लोज्ड, सर चार्ज इनक्लोज किस में हो रहा है? चार्ज इनक्लोज हो रहा होता है, एक आर्बिट्ररी बॉडी होती है जो कि क्लोज्ड बॉडी होती है। ठीक है, आर्बिट्ररी और क्लोज बॉडी। तो इसका मतलब यहां जरा देखिए क्लोज बॉडी कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन बी और डी में। क्लोज बॉडी विद नो नेट चार्ज, क्लोज बॉडी विद नंबर ऑफ चार्जेस। तो बेटा चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लोज बॉडी जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ चार्ज इंक्रीज हुआ होता है, क्लोज बॉडी है जिसमें क्लस्टर ऑफ चार्ज भरा हुआ होगा आपके पास, तो उसके लिए आपके पास इस्तेमाल होता है गॉसेस लॉ। ठीक हो गया। तो असल में क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स F on each other. If the charges are halved and distance between them is double, then new force on each charge is dash. चलो, तो मेरी बात को पहले तसल्ली से सुन लें। F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास उस वक्त यूज होता है जब हम लोग डिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, और चार्ज मेरा सेम रहे, लेकिन सर यहाँ पे तो चार्ज भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिर आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है कुछ इस तरीके से कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइड बाय Q1 डैश Q2 डैश मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने काम क्या करना है। क्वेश्चन के मुताबिक दोनों चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, डिस्टेंस आर के ऊपर रखे हुए थे, आपने फोर्स लगाई यानी कि आपने चार्जेस को जो है वो हाफ कर दिया और उनको डिस्टेंस का जो है वो डबल कर दिया। तो यहाँ देखो F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2। ठीक है, अच्छा पहले जो है वो चार्जेस दोनों इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे Q मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है, और Q अपॉन टू, अब चार्जेस हो गए हाफ, ठीक है, डिस्टेंस हो गया डबल 2r अपॉन पहले डिस्टेंस r था, ये r से r हो गया कैंसिल, ठीक हो गया। अच्छा Q से ये Q कैंसिल, Q से ये Q हो गया कैंसिल। अच्छा अब आपके पास क्या बनेगा, पहले जो फोर्स थी वो F थी, बाद में जो फोर्स है वो मुझे मालूम करनी है F2 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपके पास, गौर से मेरी बात सुने, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बचा, नीचे क्या बचा आपके पास 1 अपॉन 4, ये 2 2 सा 4 बन जाएगा, तो ये फोर्स हो गई आपके पास 16। आपको चाहिए F2, तो ये बनेगी F अपॉन 16 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है, ये 16 नीचे आ जाएगा, F2 उधर चला गया, तो ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, F बाई 16, ठीक है, ये हो गया आपके पास 38 का सोल्यूशन। नंबरिंग देख लीजिएगा। अब आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, पावर ऑफ लेंस का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो आपके पास दो कन्वर्जिंग लेंसेज की वो 80 सेंटीमीटर है। कहने के इसमें से एक की पावर ऑफ लेंस अगर 1 डायोप्टर है तो दूसरे वाले की पावर ऑफ लेंस क्या होगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। दो कन्वर्जिंग लेंसेज की अगर फोकल लेंथ की बात की जा रही है तो बेटा मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं। एक फॉर्मूला हुआ करता था कि भाई पावर ऑफ लेंस जो है ना वो असल में 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर के बराबर होती है। सही है, 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। तो कह रहे द फोकल लेंथ ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस कॉम्बिनेशन, तो बेटा 1 ओवर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन बराबर होता है 1 ओवर F1 प्लस 1 ओवर F2 के। सही है, तो अब मेरी बात को जरा तसल्ली से सुनेगा, ये है कॉम्बिनेशन की, ठीक है, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है ये। F1 बनाएगी पहले वाले की पावर ऑफ लेंस 1 ओवर F1, 1 ओवर F2 बनाएगी दूसरे वाले की पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो एक की पावर ऑफ लेंस आपको दी हुई है, तो अगर मैं 1 ओवर F करके कॉम्बिनेशन की पावर ऑफ लेंस निकाल लूं तो वो कैसे निकलेगी, यहां जरा देखिए, 1 ओवर फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, तो बेटा ये है 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से किस में तब्दील कर देंगे, मीटर में, ठीक है, तो ये बनेगी 0.8, ठीक है, तो ये बनेगा 1 ओवर 0.8, तो यहाँ से पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन की पावर ऑफ लेंस निकल के आ जाएगी 1.25 डायोप्टर के अंदर, 1 ओवर 0.8 कैलकुलेटर में करेंगे तो 1.25 आ जाएगी। तो बेटा ये बनेगी पावर ऑफ लेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड 1 ओवर F1 इज P1, 1 ओवर F2 इज P2, तो ये पावर ऑफ लेंस आ गई 1.25। एक की पावर ऑफ लेंस उन्होंने दी हुई है 1 डायोप्टर, दूसरे की निकालने के लिए कह रहे हैं, तो P2 इज 1.25 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 0.25 डायोप्टर। तो आपको नज़र आ रहा है 0.25 बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा जी बेटा, ये असल में क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें कह रहे हैं कि बोथ द वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो बेटा मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या फ़र्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो इट बिकम्स हाफ ट्वाइस ऑफ मास, और कह रहे हैं वेलोसिटी भी डबल हो रही है मतलब 2v का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, हाफ ट्वाइस ऑफ मास, मुझे बताइए 2v का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 4v²। तो बेटा ये बनेगा 2 4 जा 8 और हाफ mv²। मुझे बताइए हाफ mv² इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब 8 गुना
8 गुना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। ऑप्शन डी आपको नजर आ रहा है, इट बिकम्स 8 टाइम्स ग्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डैश। मुझे बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था कि एक मेटेलिक प्लेट के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और एक फोटोन आके इस मेटेलिक प्लेट से टकरा जाए, तो फोटोन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटोन का आना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, वो पूछ रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बेटा ये आने वाले फोटोन पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको पता है एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो अगर 30 फोटोन आएंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं हर एक सेकंड के अंदर। अगर आपके पास हर एक सेकंड में 10 फोटोन आ रहे हैं तो इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ी हुई है। तो ये मतलब है इस बात का। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखें, इफ फोकल लेंथ इज इंक्रीज 2 टाइम्स, 2 गुना बढ़ रही है, कह रहे पावर ऑफ लेंस की जात पे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे बताइए, पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए कि पावर ऑफ लेंस इज 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर। तो अगर फोकल लेंथ 2 गुना बढ़ रही है, फोकल लेंथ 2 गुना बढ़ रही है, तो पावर ऑफ लेंस हाफ हो जाएगी। ऑप्शन बी कह रहे हैं व्हेन इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज 0। पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो कब 0 हो जाएगी। 43। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB साइन थीटा। कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, BIL साइन थीटा। ठीक है, ये चार्ज पे लगने वाली फोर्स है QVB साइन थीटा। तो बेटा जब मैं पैरेलल मूवमेंट कराऊं चार्ज की या एंटी पैरेलल मूवमेंट कराऊं, दोनों केसेस के अंदर फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 इज 0 और एंटी पैरेलल का मतलब है साइन 180। तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी, तो आपके पास लगने वाली फोर्स जो है वो चार्ज पे वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 44 में क्या कह रहे हैं, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा जबरदस्त है। 44, आप लोगों को पता है जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे यहाँ पे मौजूद है ये पार्टिकल, और इसको मैं कांस्टेंट स्पीड से घुमाऊं, मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड से घुमाऊं, तो आपको पता है कांस्टेंट स्पीड से घूमने पे आपके पास जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बेटा एक एक पॉइंट पे चेंज होती है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, और यही बात हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन भी सिखाती है कि एक एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो ही सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस बात के अंदर क्या सच्चाई है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से टेंजेंट, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से टेंजेंट। एक एक पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कल है, और यही जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना है, यही आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन जनरेट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा 45, which segment is incorrect about the magnetic field? A stationary charge produces magnetic field, a moving charge produces magnetic field. बेटा याद रखिएगा, जब भी चार्ज या इलेक्ट्रॉन मोशन की हालत में आता है तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बात याद रखिएगा। मूविंग चार्ज जो होता है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, दोनों होती है। अच्छा 46 कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। अच्छा भाई, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड, विच इज म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ कैसा रिलेशन है भाई, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है 47, a helicopter weighing 2490 न्यूटन is ascending at a constant speed। बेटा समझने वाली बात है कांस्टेंट स्पीड। अच्छा भी
constant speed. 2490 Newton ascending at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड. What upward force on it? अच्छा अभी अगर फॉर एग्जाम्पल ये अगर हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो ये असेंड हो रहा है ऊपर की जानिब एक ही स्पीड से, डेट इज कॉल्ड 4 मीटर पर सेकेंड. एक जैसी स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक जैसी स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक जैसी स्पीड से ऊपर जा रहा है. तो बेटा हम लोग ये बात जानते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक जैसी फोर्स लगती है. और एक जैसी फोर्स का मतलब ये है कि जितना इसका वेट होगा, वेट कितना है बच्चे, 2490 न्यूटन, ठीक है, जितना इसका वेट होगा उतनी इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लगेगी, यानी कि 2490 न्यूटन. क्योंकि अगर बेटा ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन आ गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. अगर कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब बेटा कि अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, और अनबैलेंस फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जितनी डाउनवर्ड फोर्स उतनी अपवर्ड फोर्स, यानी कि 2490 न्यूटन ही रहेगी. 48 में कह रहे हैं टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम मीटर शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी. अच्छा हम लोग ये बात जानते हैं कि बेटा गैल्वानोमीटर से एम मीटर कैसे बनता है. अगर ये किसी लाइन में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ये लाइन में लगा हुआ है गैल्वानोमीटर, सही है, तो गैल्वानोमीटर के साथ हम लोग पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, ऐसे. और शंट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं मिनिमम तरीन रेजिस्टेंस को. मिनिमम रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ गैल्वानोमीटर. तो मैं इस गैल्वानोमीटर के साथ ये जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है डेट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, ये जितनी मिनिमम तरीन होगी, ठीक है, तो सारा का सारा करंट यहीं से गुजरेगा. अगर सारा का सारा करंट यहीं से गुजरेगा तो गैल्वानोमीटर सेफ रहेगा. तो इसका मतलब है कि एम मीटर की जो अगर आप एम मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, एम मीटर की रेंज का मतलब है कि एम मीटर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए गैल्वानोमीटर का सही होना ज़रूरी है. और गैल्वानोमीटर सही कब होगा? जब एम मीटर के लिए आपने जो रेजिस्टेंस लगाई है शंट रेजिस्टेंस वो मिनिमम तरीन हो और सारा का सारा करंट इसी से गुजरे, यानी कि ये. 49 व्हाट इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अच्छा भाई, वो इक्वेशन जिसके ऊपर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था वो थी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. वो क्या थी कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है. और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये वर्क फंक्शन यहाँ पॉजिटिव इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, तो इट बिकम्स एच न्यू माइनस फाइव, एच न्यू माइनस फाइव, ऑप्शन ए.